हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। तो आज आपके भाई का क्लास है और आज साइंस का क्लास है। तो आप रिलैक्स होके बैठिए, टेंशन फ्री होके बैठिए, चौड़े होके बैठिए और आज का क्लास अटेंड कीजिए। पर यकीन मानिए, सबसे पहले इन सबसे जरूरी चीज है ना, आप कॉपी किताब खोल के बैठिएगा, है ना, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, पता चले आप हीरो ही बन रहे हो अलग ही लेवल पे। आज के टॉपिक का नाम है, हमारा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है और टॉपिक का नाम है आज का रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, इसमें जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम को फास्ट लेके चलते हैं, मतलब थोड़ा सा लेक्चर फास्ट लेके चलता हूं मैं, ठीक है, और आप ध्यान से मन लगा के देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात करना होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो बेटा वो अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब समझने की बात है कि कैसे हमें पता चलेगा किसी में रासायनिक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक लकड़ी लिया और लकड़ी को जला दिया। अब जैसे ही लकड़ी जल गया, आपको क्या मिल गया, राख मिल गया, है ना, और क्या होगा, तो आपको कुछ गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसी अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो वो सभी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है, उन सभी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वो सभी अभिक्रिया नोट्स बेटा बहुत अच्छे से बनाइएगा, है ना, शानदार नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यही आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर मैं बात करूं रासायनिक अभिक्रिया के बाद, तो हम इसमें थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया में अगर एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने 2-3 एग्जांपल दे रखे, जैसे एक तो मैंने जो आपको बताया लकड़ी का जलना। एक एनसीईआरटी ने रासायनिक अभिक्रिया में एक और एग्जाम्पल दे रखा, किण्वन विधि। किण्वन विधि क्या होता है, तो किण्वन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए ना आपका जो ये फर्मेंटेशन को बेसिकली हिंदी में किण्वन कहते हैं, और इसके जरिए ना आपका क्या होता है, जो शराब वगैरह होता है, बेकरी इंडस्ट्रीज में सब चीज़ का बहुत यूज होता है, जो हम आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले भी है। तो बाकी चीज़ों पे आगे पे ध्यान देते हैं। देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में जो आपको बात करना है, पहली बात हम समझ गए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। दूसरा बात करना है समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, हम इस पे बात कर लेते हैं। देखो समीकरण क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में बताना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में बताना रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना। अब इसमें उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे कि मान लो कि लकड़ी में क्या होता है, बेसिकली हम लकड़ी जला रहे हैं तो कार्बन जला रहे हैं। तो मैं सबसे एक अच्छा एग्जांपल लेके चलता हूं, कार्बन, है ना। तो मैंने क्या कहा कि आपने सी का मतलब क्या होता है, कार्बन, आपको पता होगा, है ना, और O2 ऑक्सीजन। तो जैसे ही आपने कार्बन को ऑक्सीजन से जलाया तो क्या बन गया बेटा, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बात को समझो तो इस चीज को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, कार्बन का ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन आप इस बात को समझिए, क्या एक बात मुझे कहना पड़े कि कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कितनी लंबी बात है। इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन का मतलब क्या होता है, जलना, है ना। उसको जला रहा हूं तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन इसी बात को मैं प्रतीक के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो देखो मैं क्या लिखा, कार्बन, है ना। इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कार्बन प्लस में
ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन खुद सोचो, इतनी बड़ी बात है, एक रिएक्शन को लिखने के लिए मुझे इतने सारे वर्ड्स लिखना पड़ा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इन रिएक्शंस को उनके प्रतीक के रूप में लिखना स्टार्ट किया। जैसे कार्बन को उन्होंने सी से बना दिया, ऑक्सीजन गैस अवस्था में O2 के फॉर्म में पाई जाती है तो उसको O2 बना दिया, और बता दिया कि जब भी इसके रिएक्शन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CO2। तो सोचो, यही चीज़ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक के फॉर्म में डिनोट करना क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब आपको रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आपको रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ चीजें जानना होगा, जैसे रासायनिक समीकरण में उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं। तो याद रखना, रासायनिक समीकरण में एरो से पहले जो ये राइट हैंड साइड है, आई थिंक ये दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड है ना, मेरे तरफ से तो लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड में, इसे कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं हिंदी में, अभिकारक। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिएक्टेंट। बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, मैं हर लेक्चर को 3 लेक्चर में खत्म करूंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और ये क्या है बेटा, जो आपके एरो के उस तरफ लिखाता है वो कहलाता है उत्पाद, बेसिकली प्रोडक्ट। याद रखना, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। यानी मैं रिएक्शन ये लिख सकता हूं कि रिएक्शन क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन कहाँ जाएगा, यानी अभिक्रिया फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड बोले तो आगे, है ना, ध्यान देना बेटा, इतना तो आपको इंग्लिश आना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी फॉरवर्ड आगे की ओर जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट आपको बता दिया क्या होता है, अभिकारक। रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, मतलब रिएक्टेंट घटेगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। ये एरो का ऊपर का मतलब होता है इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना, इंक्रीज, है ना। देखो आप यार 10th के बच्चों, आपको मुझे पता है आपको ये सब आता है, पर क्या कह सकते हैं, लिखवाना तो पड़ता है। और इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब घटना, ठीक है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना। तो ये याद रखना, पेपर में कभी पूछ देता है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा। तो याद रखना, रिएक्शन जब भी फॉरवर्ड जा रहा होगा तो उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी और अभिकारक का मात्रा क्या होगा, घटेगा। तो ये हो गया एक रासायनिक समीकरण के बारे में जो हमें नॉलेज लेना चाहिए था, वो हमें आइडिया आ चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी के चीज़ों को खंगालने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी को चीज़ों को खंगालने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया था। अगर नहीं लिखा हुआ तो बेटा क्या करिएगा, आप इस नोट्स के वीडियो के साथ साथ लिख लीजिएगा। अगली बार से मैं साइड हट जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से अपने नोट्स को वीडियो खत्म करने के बाद आप बना लो, है ना। पर कोशिश करिए कि जैसे साथ साथ मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखते रहिए, क्योंकि स्लाइड्स तो लाया हुआ नहीं है कि आपको लिखने में दिक्कत होगी कि भाई सर आपने स्लाइड उठा लाया, आप तो लिख नहीं रहे हो, बस मुँह से बोल दे रहे हो, हमें दिक्कत हो रहा है। मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ ही लिख लीजिए। देखिए यहां तक तो हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसकी पहचान क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहचान। तो अगर मैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करूं तो बेसिकली इसके कुछ पहचान होते हैं। सबसे पहला जो पहचान होता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कुछ 4-5 पहचान हो, तो उस पहचान में सबसे पहला पहचान ही होता है कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। जैसे कि अवस्था कि पहले कोई चीज़ ठोस था, हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद वो लिक्विड में बदल जाए। हो सकता है कि पहले कोई चीज़ लिक्विड था, जैसे कि आप इसको समझिए, मैंने जैसे लकड़ी का उदाहरण लिया था, तो लकड़ी पहले ठोस है, लेकिन जैसे ही आपने उसको क्या किया, जलाया बच्चों, जैसे ही आपने उस लकड़ी को जलाया तो क्या हो गया, लकड़ी जल गया और राख बन गया, जबकि बहुत सारी गैसेस निकल गई। तो लकड़ी पहले ठोस था लेकिन बाद में राख बन गया, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या है, अवस्था में भी परिवर्तन, है ना, और गैस भी तो बनी रहा है साथ साथ। तो पहला चीज रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या है, तो सबसे पहला पहचान ये है अवस्था में परिवर्तन, है ना। क्या है पहला बेटा, अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि आपको बता रहा हूं, कार्बन को ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, लेकिन जैसे ही आपने इसका रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ये क्या है, ये भी गैस फॉर्म है। बेटा आपको मैं बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं, आप इस कंसेप्ट को लेके चलो, नंबर आपके होंगे। तो ये क्या है, आप जान दो, सॉलिड से गैस में बन रहा है, मतलब क्या है ये, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो उसका एग्जांपल भी लेके चल रहे हैं साथ साथ हम।
है ना। इसका एक अच्छा एग्जांपल और भी है, अगर आपको याद होगा तो शायद याद हो भी सकता है कि जब भी आप फेरस सल्फेट को जब भी बेटा गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, याद रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब भी आप फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, आपको फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर किसी बच्चे को बेटा, किसी भी बच्चे को केमिकल रिएक्शंस के जो केमिकल फॉर्मूला लिखने नहीं आता तो प्लीज एक मैसेज आप कमेंट में डालना, आपको वो पूरा केमिकल कैसे लिखा जाता है ये सबका एक सेपरेट वीडियो बना के दे दिया जाएगा 1 घंटे का, आप उसको देख लेना, आपको सब आ जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर तो समझो। दूसरा तरीका क्या होता है कि देखो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ना गैसेज निकलती है। क्या निकलती हैं? गैसेज, है ना, उसका पहचान भी होता है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, गैस का निष्करण हो सकता है ना, निष्करण कहते हैं या कई बार इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन हो सकता है ना, गैस का निष्कर्षण या उत्सर्जन। मतलब क्या है, जैसे कि सबसे आसान एग्जांपल मैं इसके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा मैं यही लेता हूँ 10th क्लास का ही है कि जब भी लेड नाइट्रेट को क्या करो, आप लेड नाइट्रेट को आप गर्म करो। ये सारी रिएक्शंस आपको याद हो जाएगी क्योंकि 2-3 बार आ ही जाएगा। जब भी लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा लेड ऑक्साइड। प्लस में क्या बनता है, तो जी प्लस में तो आपका बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनता है, और बनता है ऑक्सीजन गैस। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, हाँ आ रहा है, मुझे यकीन है आप इतने होशियार बच्चे हैं और आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप बता सकते भी हैं। जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करते तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन। याद रखना यहाँ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये गैस है और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर से क्या होता है, देखो जैसे ही आप इस रिएक्शन को करवाओगे, है ना, लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो एक गैस निकलेगा जो ब्राउन कलर का है। तो आपको देखते ही समझ में आया कि हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है, तभी एक ब्राउन कलर की गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। थर्ड पॉइंट हम बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे कहाँ बात करते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को करते हो तो कलर्स में भी परिवर्तन आते जाते हैं। क्या आता है ना, सॉल्यूशन के कलर में परिवर्तन। तो लास्ट ये भी क्या हो सकता है कि विलयन के रंग में परिवर्तन, विलयन के रंग में परिवर्तन। उदाहरण के लिए देखो जब भी आप कॉपर सल्फेट को किससे रिएक्शन करोगे, आयरन से, तो क्या बन जाएगा आपका बनेगा आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। आपको कॉपर सल्फेट का जो यहाँ पे रंग होगा वो नीला कलर का होगा। कैसा रंग होगा बेटा, नीला। जबकि इसका रंग जो होता है, इसका रंग होता है हल्का हरा। मतलब आपको ये बात भी समझ में आ रहा है कि अगर रंग में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है, और गैस का कोई निकल रहा है कोई गैस तो इसका मतलब भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, तो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल भी है, ध्यान दो। जैसे कि कोई आपका अम्ल है, जैसे कि HCl, और आपने इसके साथ लगा दिया क्षार। क्षार क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है, एक अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। इसके बारे में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे फुल डिटेल में। जब भी कोई अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको पता है यहाँ पे 2 चीज बनता है, वाटर बनता है और हमेशा एक लवण बनता है। याद रखना कभी भी कोई एसिड एंड बेस रिएक्शन करता है तो 2 ही चीज बनेगा, एक वाटर एंड दूसरा क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे किसका सॉल्ट बन रहा है, तो NaCl का सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो आप ध्यान दो, जब आप इस रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट, एनर्जी, है ना। आपने देखा है सोडियम को, कई बार आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखोगे कि सोडियम को पानी में फेंक दो तो आग निकल जाता है ना। तो क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी तो इंक्रीज हो सकता है सोल्यूशन का। तो अगला जो पहचान है वो यही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है तो इसका मतलब सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो अगला पॉइंट यही लिख देंगे, तापमान का बढ़ना। ठीक है, यानी यहां पे अगर आप देखोगे तो आप HCl में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो जो सोल्यूशन होगा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा कि आप उसको हाथ से टच करके देखोगे, उसमें लैब थर्मामीटर या शरीर नापने वाला जो शरीर का बुखार नापते उससे नहीं, लैब थर्मामीटर आप डालोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत साफ है कि टेम्परेचर क्या हो गया, सोल्यूशन का इंक्रीज हो गया। तो तापमान का बढ़ना, जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आपने घर में पुताई करने के लिए चूना लाया होगा और चूना पानी में डाला हो, तो कई बार आप देखोगे कि उसमें हाथ डाल के देखोगे तो आपको लगेगा कि पानी थोड़ा सा गर्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में तापमान निकला है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गैस निकल सकता है, और विलयन के रंग में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके और भी होते हैं, लेकिन वो सारे भौतिक तरीके, ये सारे भौतिक तरीके हैं, ये कंफर्म गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ दे तो रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडिया दे जरूर रहे हैं। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में और इस चैप्टर में डिस्कस
करेंगे ही करेंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आता है ना? ये एनसीईआरटी का पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। और ये जो केमिकल्स रिएक्शंस है इसको भी आप लिखते रहिए। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगर मैं अगला टॉपिक बात करूं तो देखो, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी इस चैप्टर से बहुत ही प्यारे से जगह से शुरुआत करता है ना। वो शुरुआत करता है ना। तो ध्यान, तो एनसीईआरटी क्या कहता है? तो एनसीईआरटी एक बहुत प्यारी सी बात कहता है। वो कहता है कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन है, रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब सवाल को समझिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपको एक मैग्नीशियम का रिबन दिया गया है, मतलब एक फीता ही टाइप का है, मतलब समझ लीजिए ये क्या है, मैग्नीशियम। मुझे उम्मीद है आपको इतनी इंग्लिश समझ में आता है ना। ऑफलाइन में हो तो ये बच्चे बोलते हैं हाँ सर आता है, यहाँ पे हमें भी बोलना पड़ रहा आता है, ठीक है। आप भी बोलिए पीछे आता है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? मैग्नीशियम को याद रखिएगा एमजी से डिनोट करते हैं। तो एनसीईआरटी जब पहला पेज खोलिए तो उसमें यही बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है। और रेगमाल पता है कैसा होता है? रेगमाल होता है रगड़ के ना वो साफ करते हैं। क्या साफ करते हैं? वो जंग जो लग जाता है ना उसको साफ करते हैं। हमारे पास है नहीं रेगमाल यहाँ पे, वरना आपको दिखा देते हैं रेगमाल कैसा होता है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम को सवाल है कि क्यों साफ करके रगड़ा जाता है, मतलब जब भी मैग्नीशियम रिवर को जलाया जाता है तो जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो सवाल क्या है कि मैग्नीशियम रिवर को ऑक्सीजन में जलाना है। आपको क्या करना है बेटा? जलाना मतलब दहन करना है। तो इसको साफ क्यों किया जाता है? तो इससे पहले इसको साफ क्यों किया जाता है? किससे साफ किया जाता है? तो रेगमाल से बेसिकली, है ना, रेगमाल से। तो क्या इस सवाल का आप जवाब दे सकते हो? देखो ये ना बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और पेपर में बहुत आता रहता है। तो याद रखना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने के लिए रेगमाल से पहले साफ क्यों किया जाता है? इसका एक कारण है। देखो होता क्या है कि मैग्नीशियम एक धातु है ना। देखो क्या है, ये क्या है? मैग्नीशियम बेटा आपका एक धातु है। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित है ना, ये कहाँ पे बेटा ऑक्सीजन है? वायु में। कहाँ पे बेटा? ये ऑक्सीजन है वायु में। इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ये मैग्नीशियम है, इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया और उसने क्या बना दिया? एक बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो सकता है मेरा हिंदी गलत लिखा हुआ हो, है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वो आपके काम का है भी नहीं। मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना देता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब याद रखिए मैग्नीशियम एक अच्छा धातु था, लेकिन जैसे ही उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, जैसे ही उसने किससे अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर ना यहाँ पे अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को सही से देखिएगा तो इसके जो ऊपर होता है ना, चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है ना। देखो मैग्नीशियम किससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है कहाँ? तो मैग्नीशियम अंदर तो मैग्नीशियम धातु है, पर इसके ऊपर ये जो चारों तरफ किसका लेयर चढ़ गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या चढ़ गया है? परत है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत। अब याद रखिएगा ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत होता है वो इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब क्या होता है ना, ये परत कैसा होता है? इनर्ट होता है। कैसा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत क्या होता है? इनर्ट होता है। परत इनर्ट होता है। इनर्ट होने का मतलब क्या है? इनर्ट होने का मतलब अभिक्रियाशील नहीं होता है। मतलब क्या है? अभिक्रियाशील नहीं होता है। अभिक्रियाशील नहीं होता है। अब सोचो क्या, अगर आपको इसको जलाना है तो आपको इसको जलाने के लिए इसको ऑक्सीजन से, भाई देखो कोई चीज जलेगा कब? जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और आप उसमें शुरुआती में आग जला दोगे, मतलब इनिशिएशन एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो जल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया जो कि क्या है? अभिक्रियाशील नहीं होता है। तो इसको जलाएंगे कैसे? तो इसको क्या करेंगे? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लेंगे रेगमाल। क्या लेंगे बेटा? रेगमाल। वही रेगमाल जिससे आप क्या करते हो? जंग छुड़ाते हो। रेगमाल से इसको साफ करेंगे। जैसे इसको साफ करेंगे, ऊपर से हमने रेगमाल को क्या किया? मारा इसके ऊपर, है ना। ये क्या है हमारा? नहीं, प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं ना थोड़ा सा। ये क्या है हमारा? रेगमाल है। क्या क्या है बेटा? ये रेगमाल है जी, बोलो। ये भी हम ही बोले, रेगमाल है। रेगमाल से जैसे इसको मारा, है ना, तो अब क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम। क्या बन गया बेटा? ये मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? इस मैग्नीशियम को अगर आपको जलाना है तो इसको क्या करोगे? मैग्नीशियम का तो देखो रेगमाल से आपका क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर निकल गया। तो अब क्या करोगे? इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाओगे, है ना। थोड़ा सा आप हीट दोगे शुरुआत में। हीट मतलब क्या? थोड़ा सा एनर्जी दोगे तभी तो जलेगा ना ये। जैसे इसको जलाओगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आप हीट को मत लिखिएगा, आपको कंफ्यूजन है तो। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या? आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन किया,
थोड़ा सा माचिस लगाया, तुरंत जल गया, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जैसे ही जलेगा बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलेगी? आग। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस में क्या निकलेगा आपको? एनर्जी। और ये एनर्जी कौन सी होगी? तो हीट होगा। कौन सी एनर्जी होगी? हीट एनर्जी होगी। क्या ये बात आपके समझ में आता है? अब इस बात को लिख कैसे सकते हैं? अब इस बात को देखो, मैंने डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्यों किया? ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। अब क्या सोचोगे? आप बोलोगे है ना, मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों लग गया? तो आप सोचोगे क्योंकि मैग्नीशियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो कि इनर्ट होती है, अभिक्रियाशील नहीं होती है, तो इसे अभिक्रियाशील करेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। तो इसे अभिक्रियाशील करने के लिए क्या करते हैं? रेगमाल से साफ करते हैं। जैसे ही रेगमाल से साफ करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या जल रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन जलन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसके ऊपरी सरफेस से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और प्लस में क्या निकलेगा? हीट एनर्जी निकल जाएगा। कितना आसान है इसको समझना जी, है ना। अब आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको दो बातें याद रखना है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है इसका जो पाउडर होता है, क्यों? अरे आपका राख क्या है? पाउडर ही है ना। तो एक पाउडर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। एनसीईआरटी लिखता है इस बात को कि पाउडर व्हाइट कलर का होता है। आपको ये बात क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है कि आप डायग्राम के थ्रू याद कर लीजिएगा ना। डायग्राम के थ्रू आपको पेपर में तो लिखने के समझाना ही है। तो क्या ये बात क्लियर है ना? तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट भी रहा हूँ इसीलिए। और एक काम करिएगा इसमें, आप और एक काम करिएगा, पता है क्या? कि जो मैंने समझाया है एक बार वीडियोस को पॉज करके वो बात अपने नोट्स में शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो यहां तक हो गया। देखो बेटा, अब हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं, है ना। लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी सी मुद्दे के ऊपर भी। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बच्चा जो 10th क्लास का होता है उसको सबसे पहले बुखार इस चैप्टर को देख के क्यों आता है? तो इसका सिंपल सा एक रीजन है कि टीचर कहता है बेटा इस समीकरण को बैलेंस करके दिखाओ, संतुलन करके दिखाओ। बच्चा वहीं से परेशान, संतुलन कैसे करें? अब टीचर बेचारा स्कूल में, देखो स्कूल में टीचर उतना पढ़ाते भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं होता है, 60 बच्चे हैं, सबको देखना होता है। तो आप इसको समझो, यहाँ पे कैसे करोगे रिएक्शन को बैलेंस, उस पर भी बात करते हैं। तो देखो, रिएक्शन को बैलेंस करने पे बात करने से पहले एक अभिक्रिया और है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम बात ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अभिक्रिया क्या है तो आप समझिए, है ना। आप दो प्रकार के रिएक्शन पढ़ोगे हीट के आधार पर। हीट के आधार पर कितना प्रकार के रिएक्शन पढ़ोगे? दो प्रकार का। एक होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक होता है क्या होता है जी? ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। बोलो, है ना। तो देखो हीट, अरे साला चल भी नहीं रहा है ना। एक क्या होता है बाबू? हीट। हीट मतलब ऊष्मा, है ना। ऊष्मा के आधार पे रिएक्शन को दो भागों में बांटा जाता है। किसमें के भागों में बांटा जाता है बेटा? दो भागों में। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। RXN मतलब क्या हो गया हमारे हिसाब से? रिएक्शन। तुम्हारे हिसाब से भी क्या हो जाना चाहिए बाबू? रिएक्शन। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। और एक क्या होता है? तो एक होता है बेटा आपका एंडोथर्मिक। एक क्या होता है बाबू लोग? एंडोथर्मिक। इसे कहते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। क्लियर है बात? देखो, पहचान क्या होगा? सोचो, किसी रिएक्शन को अगर करवा दे और ऊर्जा निकले तो उसका कहेंगे, देखो नाम से समझो, ऊष्मा मतलब ऊष्मा से, हीट से लेना देना। क्षेपी निकाल रहा है जी, निकाल रहा है। किसी रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रहा है। और यहाँ क्या है? ऊष्मा मतलब ऊष्मा, हीट। और ये क्या है? शोषी मतलब सोख रहा है, ले रहा है। मतलब इस रिएक्शन में ऊष्मा लिया जाएगा और इस रिएक्शन में ऊष्मा निकाला जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? वो अभिक्रिया जिसमें रासायनिक, वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो? निकले, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया, मैं लिख रहा हूं बेटा, आप भी लिखते चलिए। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, वो अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो बेटा? ऊष्मा का उत्सर्जन हो, है ना। उत्सर्जन लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, है ना। इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें ऊष्मा का क्या हो? निकास हो, है ना। ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना बेटा? एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट फाड़ देंगे, ध्यान दो। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या निकास होता है ना, निकास होता है, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, अब आगे ध्यान देते हो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया पे हम थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान दे देते हैं। तो उष्मा शोषी क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो, है ना, ऊर्जा की आवश्यकता हो, ऊर्जा या उष्मा, है ना, बेसिकली उष्मा के फॉर्म में आप ऊर्जा देने वाले हो, है ना, या उष्मा की आवश्यकता हो, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, ऐसे अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहीं पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी करवाते चल रहा हूँ, उसी को आप यहीं से करवाते समझते भी चलिएगा, है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे कुछ बातों पे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, जितने भी आपके ना दहन अभिक्रिया होंगे, सारे के सारे दहन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया बेटा, दहन अभिक्रिया, है ना, सारे के सारे दहन अभिक्रिया कैसे होंगे, तो आपको याद रखना है कैसे होंगे बेटा, उष्मा क्षेपी होंगे। दहन मतलब क्या, किसी चीज का जलना, तो दहन अभिक्रिया हमेशा कैसे होते हैं बेटा, उष्मा क्षेपी होते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, तो आपको पता है यहाँ हीट निकलेगा, अरे हाँ या ना, निकलेगा। मैग्नीशियम का आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट निकलेगा, अरे हाँ या ना बोल, निकलेगा, है ना। और क्या सोच सकते हो इसके अलावा, है ना, जैसे कि सोडियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सोडियम ऑक्साइड बनाना, ये भी एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें हीट निकलेगा या नहीं निकलेगा, अरे हाँ निकलेगा। तो जितने भी अभिक्रिया दहन वाले होंगे सब में क्या निकलने वाला है, हीट निकलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी अभिक्रियाएं और भी होंगी जिसमें हीट निकलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं आपको दे दूं, तो आपको अभी बताया था, है ना, उदाहरण के लिए और क्या है ना, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, जैसे कुछ संयोजन अभिक्रिया होता है उसमें भी क्या होता है, हीट निकलता है। जैसे कि सबसे अच्छा एनसीईआरटी ने एक उदाहरण दे रखा है, जिसको मैं सोच तो रहा हूँ लिख दूं, पर मैं सोच रहा हूँ आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला दिख रहा है जी, वीडियो में आ रहा है ना, हाँ वीडियो में आ रहा है, हमको बता दिया गया है ना, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखो याद रखना कौन सा, तो जो आप सांस लेते हो ना बेटा, सांस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, है ना, ब्रीथिंग नहीं। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है। ब्रीथिंग मतलब क्या, सांस का हवा का ऑक्सीजन का अंदर लेना, बाहर निकालना। बेसिकली आप हवा ले रहे हो, हवा का अंदर बाहर करना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, जो आपने हवा अंदर लिया उसमें से ऑक्सीजन का खून में जाना, वो खून से सेल के पास जाना, सेल में उस ऑक्सीजन का यूज होना, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये भी याद नहीं आ रहा, रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन, हाँ। तो बेटा है ना, ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। और रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, है ना। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन कैसा अभिक्रिया, तो याद रखना श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी भी श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इस लाइन को आप याद रख के चलिए, अभी बाद में इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, एनसीईआरटी में आपको दिखेगा भी बकायदा। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो याद रखिए जो इतने भी वियोजन अभिक्रिया है, कौन से बेटा, वियोजन अभिक्रिया, वो सारे के सारे, अधिकतर सारे के सारे तो कहना गलत होगा, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, उष्मा शोषी। देखो आपके लेवल पे जो बातें कर रहे हैं ना, आपके लेवल के बातें पे मैं ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे वियोजन अभिक्रिया कैसा है, उष्मा शोषी की। 10th के लेवल पे हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10th के लेवल पे हम ज़्यादा हाई लेवल पे तो बात होता नहीं है, लेकिन हम 11th 12th पे बात करें तो थोड़ा सा बढ़ के बात करते बेस से, तो हम ये बात जरूर कह सकते थे, ठीक है। तो जितने भी वियोजन अभिक्रिया होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, उष्मा शोषी। अगर मैं इस मुद्दे से थोड़ा सा आगे और बढ़ जाऊं तो मैं 2-4 बातें और भी कह सकता हूं, जैसे कि क्या, है ना, प्रकाश संश्लेषण। अगर आपसे कोई पूछ दे प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे बस इतना बता दो। आप बोलोगे क्या कि उष्मा शोषी अभिक्रिया। आप बोलोगे कैसे साहब, है ना, तो मैं बोलूंगा बहुत क्लियर है। देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो हम पौधा क्या करता है, सूरज की रोशनी को सोखता है। सूरज की जो फोटो एनर्जी होती है, फोटो एनर्जी होता है, बेसिकली उसकी जो लाइट की एनर्जी होता है उसी को तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो लाइट एनर्जी को ले रहा है। अगर पौधा लाइट एनर्जी को ले रहा है, इसका मतलब उसको एनर्जी चाहिए, और उसको एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन कैसा है, प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा अभिक्रिया है, उष्मा
सो सी। क्या ये बात आपको समझ में आ चुका है? ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ।